नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है। जो ई गवर्नेंस होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। ये ई गवर्नेंस का अर्थ होता है। आपसे ई गवर्नेंस में पूछ सकता है G2G का फुल फॉर्म क्या होता है। तो G2G होता है, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है आपका G2G, इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक होता है G2C, इस प्रकार से होता है G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो पूछा गया था कि ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है। तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। यह ई गवर्नेंस का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स का अर्थ क्या। जो ई कॉमर्स होता है आखिर ये क्या कहलाता है। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन मतलब होता है इसका, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो किसके जरिए होती है, वो आपकी ई कॉमर्स के जरिए होती है। जैसे आपका B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर। इस प्रकार से आपके फुल फॉर्म होते हैं। तो पूछ सकता है कि जो B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। और ये ई कॉमर्स पूछ सकता है जो B2B किसके अंतर्गत आता है, ये आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है, जिसके माध्यम से आपका इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग। जो ई लर्निंग होता है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ई लर्निंग होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करना आपका ई लर्निंग कहलाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर सुरक्षा है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर में गेम खेलना तो आप कहेंगे नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग करना तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, इंटरनेट पर डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट पर डेटा और सिस्टम की सुरक्षा करना, ये साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है नेटवर्क इतिहास में ARPANET का महत्व क्या। जो नेटवर्क इतिहास होता है आपसे सबसे पहले पूछ सकता है जो ARPANET होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और पूछा गया था कि आखिर इसका क्या महत्व है। तो जो ARPANET है इसका महत्व है पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, जो इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। जो इंटरनेट का पूर्वज किसे माना जाता है, तो इंटरनेट का जो पूर्वज माना जाता है वो ARPANET को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इंटरनेट क्या। जो इंटरनेट है आखिर ये क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। डिजिटल इंडिया पहल है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना, तो आंसर होगा गलत। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित व्यवस्था में परिवर्तित करना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो डिजिटल इंडिया पहल है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना, ये डिजिटल इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स के कौन से प्रकार। जो ई कॉमर्स है कौन से प्रकार होते हैं ई कॉमर्स के। तो आपका जैसे मैंने बताया था B2B किसके अंतर्गत आता है, तो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। B2C ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। C2C भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ई कॉमर्स के कौन कौन से प्रकार थे, ये सभी ई कॉमर्स के प्रकार हैं। आपसे इनसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप कहेंगे B2B की फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, B2C की फुल फॉर्म बिजनेस टू यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ है, यहाँ पर कंज्यूमर होता है CON कंज्यूमर होता है। यहाँ पर भी आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग का क्या लाभ होता है। जो ई लर्निंग से क्या लाभ होता है, जो ई लर्निंग से आपका क्या होता है, समय और स्थान का लचीलापन, स्वगति से सीखना, विविध शिक्षण संस्थानों तक पहुंच, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि अभी अभी आप पढ़कर आए हैं जो ई लर्निंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ई लर्निंग का उद्देश्य होता है कि हमें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। आप इसके माध्यम से कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपका एक यूट्यूब ही है, आप इससे पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं। तो आपका ये समय और स्थान का लचीलापन, मतलब कहने का मतलब है आप इसको किसी भी समय देख सकते हैं और किसी भी स्थान पर देख सकते हैं। अपनी गति के अनुसार इसको आप 2x 3x मीन्स कहने का मतलब है 1.5x में भी देख सकते हैं, मीन्स स्पीड आप अनुसार कर सकते हैं। विभिन्न शिक्षण संस्थान तक आप किसी भी यूट्यूब में इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं देना है। तो ई लर्निंग का क्या लाभ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये सभी आपके ई लर्निंग के लाभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कंप्यूटरों को ठंडा रखना, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करके अनाधिकृत पहुंच को रोकना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना या वायरस को हटाना। साइबर सुरक्षा में जो फायरवॉल होता है इसका कार्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करके अनाधिकृत पहुंच को रोकना, ये आपका फायरवॉल का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या होता है। जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है जो HTML होता है आखिर HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे जो HTML होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस के कौन कौन से घटक होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो ई गवर्नेंस होते हैं उसके घटक में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए G2G सरकार टू सरकार मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू नागरिक मीन्स गवर्नमेंट टू कस्टमर, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस से कौन से घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है आखिर ये किस संबंधित है, तो यह हमारे ई गवर्नेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या है। जो DNS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो DNS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पूछा गया था कि ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराध का एक उदाहरण क्या। जो साइबर अपराध है इसका एक उदाहरण कौन सा है, पासवर्ड चुराना, ईमेल स्पैमिंग, डेटा चोरी करना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये आपके साइबर अपराध के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं, जैसे पासवर्ड को चुराना, ईमेल स्पैमिंग, डेटा चोरी करना, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या। जो ई गवर्नेंस है इसका एक उदाहरण कौन सा है, डिजी लॉकर, ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग, आधार कार्ड सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो ये आपको ई गवर्नेंस के अंतर्गत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये तीनों ही आपके ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। ई गवर्नेंस मतलब जो भी आपका सरकार से बैलेट, जैसे आपका डिजी लॉकर है इसमें आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से ही आपका लॉगिन होता है। ये आपका ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइलिंग हो गया, आधार कार्ड सेवाएं हो गई, ये आपके सभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा। जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं आखिर उसका उदाहरण कौन सा है, तो मैंने आपको बताया जो आपका अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, उपयुक्त सभी। ये आपके तीनों ही किसके उदाहरण है, ये आपके तीनों ही ई कॉमर्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है भारत में पहली ई गवर्नेंस सेवा कौन सी थी। जो भारत में पहली ई गवर्नेंस सेवा है
आखिर वो कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करना है। जो भारत में पहली ई गवर्नेंस सेवा थी आखिर वो कौन सी थी, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सुरक्षा में बीपीएन का क्या कार्य। साइबर सुरक्षा होती है आखिर उसमें बीपीएन का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बीपीएन का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इसका क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिट करना। डेटा को सुरक्षित ट्रांसमिट करना ये किसका कार्य होता है, ये बीपीएन का कार्य होता है। और बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और साथ साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने पिछले मंथ पढ़ाए थे, उसके पहले पढ़ाए थे। वहाँ पर आपको काफ़ी पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपके ट्रिपल सी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ साथ मैंने मैराथन क्लास की भी लिंक दे रखी है और चैप्टर वाइज क्लास भी आप उन सभी को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और कमेंट करके जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में HTTP और HTTPS में क्या अंतर होता है। जो HTTP और HTTPS है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है जो HTTP होता है ये आपका सुरक्षित नहीं होता है, जबकि HTTPS होता है यह सुरक्षित होता है। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और जबकि HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। पूछा गया है आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है कि जो HTTPS होता है ये आपको सुरक्षित होता है, HTTP असुरक्षित होता है तो ये भी सही हो जाएगा। HTTPS डेटा एनक्रिप्ट करता है तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपसे पूछ सकता है जो IoT होता है आखिर IoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहेंगे जो IoT होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि डिवाइसों को आपस में जोड़ना, ये IoT का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इंटरनेट किस पर आधारित होता है। जो इंटरनेट होता है आखिर ये किस पर आधारित होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर या पीयर टू पीयर नेटवर्क पर या दोनों पर। तो पूछा कि जो इंटरनेट है आखिर ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर नेटवर्क दोनों पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर सुरक्षा में मेलवेयर क्या होती है। साइबर सुरक्षा होती है आखिर उसमें जो मेलवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस होते हैं, खतरनाक प्रोग्राम होते हैं या सभी होते हैं। तो आप कहें जो साइबर सुरक्षा होती है उसमें मेलवेयर होता है, आपका सॉफ्टवेयर के रूप में वायरस प्रोग्राम होता है, खतरनाक प्रोग्राम होता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स में कैश ऑन डिलीवरी का क्या अर्थ है। आपसे पूछ सकता है जो COD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो COD का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। COD का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो COD होता है इसका अर्थ होता है कैश ऑन डिलीवरी और ई कॉमर्स में इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा आपका सामान की डिलीवरी के बाद भुगतान करना। मतलब क्या है, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं, जब तक आपके पास सामान नहीं आता, जब तक आपको पेमेंट नहीं करना होता है, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब वही है सामान कि डिलीवरी के बाद उसका भुगतान करना, ये आपका कैश ऑन डिलीवरी के अंतर्गत होता है। आपसे पूछ सकता है COD का फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे Shift+F11। किसका प्रयोग करेंगे, Shift+F11 की मदद से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ सकते हैं। यदि हमें न्यू स्प्रेडशीट चाहिए, याद रखना यदि न्यू सीट पूछे यहाँ पर आपका आएगा न्यू सीट और यहाँ से पूछे न्यू स्प्रेडशीट जोड़ने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करेंगे और न्यू सीट जोड़ने के लिए Shift+11 का। और टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को ऐड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। राइटर में टेम्पलेट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था नई सीट जोड़ने के लिए कह रहा है तो Shift+F11 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्स फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें मैक्स फंक्शन होता है, उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए।
अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है, और कुल योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है, न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग होता है, और जबकि औसत निकालने के लिए एवरेज, औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है। पूछा गया था मैक्स फंक्शन का प्रयोग अधिकतम मान निकालने के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रेंज का चयन करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ क्लिक करना होगा, तो आप क्या हो जाएगा, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, आपने शिफ्ट बटन दबाया और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उतनी रेंज आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ये होता है आपका रेंज को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना आपके माउस से, तो वो रेंज क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेटा को फिल्टर करना होता है उसके लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा मेन्यू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को फिल्टर करने के लिए डेटा मेन्यू का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सी टूल का प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफ बनाने के लिए हम 4 टूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोलेंगे और जब आप उसमें कोई फाइल को जैसे सेव करते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाया, आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आखिर उसका जो फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन .odp। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर स्लाइड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज किया जाता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप यहाँ से आंसर सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, यदि आप उसमें जैसे आपकी स्लाइड है आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसे आपकी स्लाइड है, आपने इसमें कुछ भी लगा, कुछ भी फोटो लगाई, और यदि आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं स्लाइड पर क्लिक करेंगे, Ctrl+D बटन प्रेस कर देंगे तो आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है उसको जोड़ना चाहते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन इफेक्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम स्लाइड मेनू पर जाएंगे और उसके बाद ट्रांजिशन जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या होता है, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं उसमें कुछ इफेक्ट होता है, तो वो होता है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्लाइड शो को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। और यहीं आपसे पूछा स्लाइड शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्लाइड शो करने के लिए F5 का प्रयोग करेंगे, और जबकि रोकने के लिए पूछा गया तो रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, अगर इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हो तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, तो टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने का विकल्प यह मिलता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव विकल्प किस मेन्यू मिलता है। जो ऑटो सेव विकल्प है आखिर एक किस मेन्यू मिलता है, ये हमारे टूल्स मेन्यू मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो अंडो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो अंडो करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आप सभी को कमेंट करना है जो Ctrl+Y से क्या होता है, आपको सभी कमेंट करना है कि अंडो करने की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है, तो Ctrl+Y से आखिर क्या होता है, कंट्रोल यूज होता है अंडरलाइन, Ctrl+Y से आप सभी को कमेंट करना है कि आखिर इससे क्या होता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को रीसेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस होता है उसमें जो आपका टेम्पलेट है उसको रीसेट करने के लिए कौन सी बटन का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे और फाइल मेन्यू पर टेम्पलेट और उसके बाद रीसेट कर देंगे, तो आपका जो डिफ़ॉल्ट
टेम्पलेट है वो आपका रीसेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में ग्रामर और स्पेलिंग जांचने के लिए कहाँ विकल्प मिलता है। आपसे शॉर्टकट कुंजी पूछ सकता है। शॉर्टकट कुंजी होती है F7। ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। लेकिन पूछा गया कि किस मेन्यू के अंतर्गत होता है, यह आपके टूल्स मेन्यू के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।